हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी। 2024 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब कल से जो है हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सभी को जो 2025 नया साल आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आपके लिए ये जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे कि जो 2025 है उसमें 1 जनवरी से ही काफ़ी सारे टैक्सेशन में, इनकम टैक्स एंड जीएसटी में बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं जो कि एप्लीकेबल है 1 जनवरी 25 से ही। मीन्स नया साल तो है बट नए साल के साथ साथ नए चेंजेस भी है जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। तो आज मैंने मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स को कवर किया है इस वीडियो में। अगर फिर भी मेरे से कोई टॉपिक रह गया हो देन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस चेंजेस में मैंने कौन से टॉपिक को मिस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। आज जो भी हम चेंजेस डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड ब्लॉग हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है, तो आप वहां जाके भी रीड कर सकते हो डिटेल में। ठीक है, तो फर्स्ट जो चेंजेस हो गया है, जो सबसे कार परचेस करते हैं जिसकी वैल्यू अगर 10 लाख से ज्यादा है तो उस पर 1% का जो है टीसीएस एप्लीकेबल था, टीसीएस लगता था। ओके, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि उसमें ना वो अदर गुड्स को भी अप्लाई करने वाली है 1% का टीसीएस, जो कि जिसका कि जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आएगा। जनवरी से ये मोस्टली जैन 25 से ही इसे एप्लीकेबल करने के पहले न्यूज आई थी, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उस पर डिटेल में हम वीडियो जरूर बनाएंगे कि अदर गुड्स में किसे किसे कवर किया। अभी तक जो है वो कार अगर आप 10 लाख से ज्यादा की परचेस करते हो तो 1% का टीडीएस एप्लीकेबल है। उसी के साथ साथ जो अदर लग्जरी प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा की हो सकती है, या फिर वो स्पेसिफाई करेगी कि कौन से गुड्स को इसमें कवर कर रहे हैं जिसपे कि टीसीएस जो है वो 1% का उन लोग एप्लीकेबल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जैन 25 से है, बट अभी तक उसका जो नोटिफिकेशन है फाइनल वो आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बना लेंगे। सेकेंड जो चेंजेस हो रहा है वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन ई वे बिल एंड ई इनवॉइस। जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो गवर्नमेंट ने अभी ओटीपी के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया है ई वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम में। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसके ऊपर अगर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हो, उसके बाद में जो ओटीपी है उसके ऊपर एक ओटीपी जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके ऊपर ओटीपी जाता है एंड देन आप उस वेबसाइट को, उस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम गवर्नमेंट ने ई वे बिल एंड ई इनवॉइस पोर्टल पे लेके आ गई है। तो वो अभी तक जिसका भी टर्नओवर 100 करोड़ एंड अबाउट था उनके लिए तो मैंडेटरी था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 1 जन 25 से जिनका भी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा उनके लिए मैंडेटरी किया है। 1 फरवरी से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए है, एंड 1 अप्रैल 25 से सभी के लिए जो है ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर अब आप जब भी ई वे बिल या ई इनवॉइस बनाओगे आपको जो है ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसी के बाद आप ई वे बिल एंड ई इनवॉइस बना सकते हो। इसमें कोशिश करना है कि जो नंबर एंड मेल आईडी होगा वो हमारे क्लाइंट का ही होना चाहिए, हम हमारा खुद का नहीं डालें, वो ज़्यादा सही होगा। बिकॉज चाहे वो कितने ही बार हमें ई वे बिल एंड ई इनवॉइस के लिए ओटीपी लेना पड़े, बट कोशिश करना है क्लाइंट का ही होना चाहिए। इवन बिजनेस ओनर्स ने भी ये चीज़ का ध्यान देना है कि हमेशा जब भी वो ई वे बिल ई इनवॉइस बनाए उसमें ओटीपी उन्हें ही आना चाहिए। अगर आपके पास में वो रजिस्टर्ड मोबाइल अभी नहीं है देन अभी जाइए जीएसटी पोर्टल पे अपने नंबर को अपडेट कीजिए ताकि इस सिस्टम में आपको ओटीपी आ सके। आप जब भी अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ट्रांसफर करना है एंड अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है देन हमें ई वे बिल बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। ये 3 डेट को आपको याद रखनी है टर्नओवर के साथ में, 25 एंड अदर्स के लिए तो नए साल से फाइनेंशियल ईयर जो नया आएगा उससे मैंडेटरी कर दिया है। इसी के साथ साथ ई वे बिल में और एक चेंजेस किया है, रिस्ट्रिक्शंस लेके आई है गवर्नमेंट। क्या रिस्ट्रिक्शंस लेके आई है, तो अगर आप अभी तक कैसे था कि अगर तो कोई जो बिजनेस ओनर से टैक्स पेयर है वो क्या करते हैं कि ई वे बिल ना ऑन द स्पॉट नहीं बनाते। गाड़ी में माल चढ़ा दिया, गाड़ी चली गई, बाद में आइदर ऑडिटर को याद आता है या फिर टैक्स पेयर को खुद को ही याद आता है एंड उस समय वो ई वे बिल बनाते हैं। अब इसमें ना अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था डेज का, बट गवर्नमेंट ने अभी क्या है ई वे बिल जनरेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लेके आ गई है 180 डेज का, एंड इसमें एक एक्सटेंशन उन्होंने किया है। ये भी जो एप्लीकेबल है ये जैन 1 से ही एप्लीकेबल किया है। इसमें एक एक्सटेंशन लाया है, जैसे कि अगर कोई ई वे बिल जनरेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, जैसे कि 1 जनवरी का जो इनवॉइस होगा उसके अगेंस्ट में जो ई वे बिल है वो 25 दिसंबर 25 तक ही बन सकते हैं। मीन्स एक्सटेंशन उन्होंने कितना 360 डेज का वो लेके आई है। तो कोशिश करना है, प्रैक्टिस यही कीजिए कि जब भी आपका माल ट्रांसफर हो रहा है, जो गुड्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी समय आपको ई वे बिल बनाने हैं, एंड अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो उसी समय आपको ई इनवॉइस भी बनाना है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि क्या अपडेट्स है एंड कैसे होगा, तो वो भी आप जाके जरूर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चेंजेस है कि आईटीआर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर की जो लास्ट डेट है
वो है 31 दिसंबर 24। अब इसमें आप इधर आपके जो ITR है, अगर वो कोई आपको डिमांड आई है तो आप इसमें रिवाइज भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल की है तो आप अभी बिलेटेड कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे टैक्स पेयर्स होते हैं कि जो जुलाई की तो डेट मिस कर देते हैं एंड दिसंबर की भी काफ़ी सारे लोग हो गए ऐसे 100% हो गए जो कि ये मिस कर देंगे। तो अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ITR U फाइल कर सकते हो। लेकिन ITR U एंड ये बिलेटेड रिटर्न में क्या डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आप है ना इसमें रिफंड क्लेम नहीं कर सकते एंड आप इसमें लॉस भी क्लेम नहीं कर सकते। आपको ITR U में ओनली पेबल के रिटर्न ही फाइल करने पड़ते हैं, उसमें आपको लेट फीस भी भरनी पड़ती है, इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा आता है। तो ITR U आप कर सकते हो 1 जनवरी से फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24। 21-22, 22-23 के लिए तो ऑलरेडी ITR U जा रहे हैं, लेकिन अभी आप 23-24 के भी कर सकते हो। बट अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो एंड आपको लग रहा है कि आपका IT रिटर्न्स नहीं हुआ, या आपके कॉन्टैक्ट में अगर ऐसे कोई पर्सन है जिनका IT रिटर्न्स अभी तक नहीं हुआ है 23-24 का, उनके साथ में इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए ताकि वो ITR U में जो उनको हैवी पेनल्टीज आएगी एंड जो उनका नुकसान होगा, रिफंड एंड लॉस वो क्लेम नहीं कर सकते, उससे वो बच सकते हैं। तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करें। अभी 21 दिसंबर को GST की एक काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें भी बड़े बड़े चेंजेस हुए थे। जैसे कि काफ़ी सारे गुड्स के ऊपर ना रेट चेंज हुआ था, जैसे कि पॉपकॉर्न, इसके बारे में आपने न्यूज़ देखी होगी, इसके ऊपर जो है वो GST रेट चेंज हुआ है। मैंने ये वीडियो बनाया है 55th काउंसिल मीटिंग के अपडेट, उसमें आप जाके डिटेल में देख सकते हो। RCM को हटा दिया है, रेंट के जो कंपोजिशन डीलर है उन्हें रेंट पे अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड से लेते हैं तो उन्हें RCM पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर EVs एंड जो स्मॉल व्हीकल्स है अगर उससे सेल करते तो उसके जो GST रेट है उसे भी चेंज कर दिया है। तो जैसे कि मैंने बताया, कंपोजिशन टैक्स पेयर्स उनके ऊपर जो रेंट की RCM की लाइबिलिटी है उसे क्या किया है, एग्जाम्प्ट कर दिया है। लेट फी वेवर आ गया है 9C के लिए फॉर फिनेंशियल ईयर 17-18 एंड 22-23। इसके जो रिटर्न्स है वो आपको 31 मार्च के पहले करने, मीन्स अगर 17-18 से लेके 22-23 आपने 9 को फाइल किया है लेकिन आपका 9C पेंडिंग है तो उसके ऊपर जो लेट फीस लगेगी उसका जो है वो गवर्नमेंट ने वेवर लेके आए हैं। बट ये रिटर्न्स आपको 31 मार्च के पहले करने। आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। IMS को लेके भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो वो क्या हुआ है कि अभी तक कैसे था कि IMS जो है नवंबर से लाइव हुआ है पोर्टल पे, बट अभी तक वो ऑप्शनल है, आप चाहे उस पर कोई एक्शन लो कि नहीं लो, वो डीम्ड एक्सेप्टेड भी माना जाता था। लेकिन अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, इस प्रेस रिलीज में आया है कि IMS में गवर्नमेंट बहुत बड़ा चेंज कर रही है। क्या कर रही है कि अगर आप क्रेडिट नोट इशू करते हो तो जब तक आपका रिसिपिएंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा IMS में, तब तक वो सप्लायर की आउटपुट जो GST लाइबिलिटी होगी वो कम नहीं होगी। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चेंज है एंड अकाउंटेंट का इसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर वो क्रेडिट नोट उनके किसी परचेस पार्टी को वो अपने किसी क्लाइंट को क्रेडिट नोट प्रोवाइड करते हैं एंड अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो उनकी लाइबिलिटी जो है वो कम नहीं होगी। तो वो उन्हें मंथली प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करना होगा IMS में। प्रोसेस बहुत ही लंबी होने वाली है, टाइम कंज्यूमिंग होने वाली है, क्योंकि जब तक रिसिपिएंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा IMS में तब तक उनके जो लाइबिलिटी है वो कम नहीं होगी, उन्हें उसका ITC रिवर्स नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो 3B फाइलिंग है उसमें भी एक लिमिटेशंस लेके आया है कि जब तक 2B की रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी तब तक 3B जो है वो फाइल नहीं कर सकते। मीन्स 11 को आपका R1 होता है, आपकी 14th को 2B जनरेट होगी, 14 या 15 को, एंड 20 को आपका 3B फाइल होगा। मीन्स अभी जो 9 से 10 दिन मिलते थे वो अभी कम हो गए हैं 5 डेज 3B के लिए। मीन्स आपका जो फाइलिंग के लिए वर्किंग का जो टाइम होता है, जो IMS में एक्शन लेनी होती है उसके बाद में ही आप 3B फाइल कर सकते हो, बिकॉज IMS में आप एक्शन लोगे उसके बाद आपका 2B जो है जनरेट होगा। अभी इसका फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है कि ये कब से पोर्टल पे लाइव हो जाएगा, लेकिन प्रेस रिलीज में आया है 55th काउंसिल में इसके ऊपर डिसीजन लिया गया है, तो वो जल्द ही पोर्टल पे भी लाइव हो जाएगा। तो ये दो बड़े चेंजेस है IMS में लेके, क्रेडिट नोट को लेके एंड 3B फाइलिंग को लेके। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैंने बना के डाला है, वो भी आप चेक कर सकते हो। देन अपनी जो GSTR 9 एंड 9C है फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। अगर इसके बाद आप करोगे तो इसकी जो है आपको लेट फीस एंड पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इसकी कितनी है पेनल्टी, 200 पर डे, या तो फिर अगर 9 आपको एप्लीकेबल है, 9 आप नहीं करते तो 0.25% ऑफ टर्नओवर, whichever is higher, maximum to this। अगर आपकी इसके हिसाब से 60,000 आ रही है एंड इसके हिसाब से 50,000 तो आपको 50,000 भरनी पड़ सकती है। वही 9C के केस में 0.5% ऑफ टर्नओवर है एंड 200 पर डे। मीन्स अगर आपकी इसके हिसाब से 60,000 एंड जो 5% है वो आपका 1 लाख आ रहा है तो आपको 1 लाख पे करनी पड़ सकती है।
उसके बाद में अगेन 55th काउंसिल में गवर्नमेंट ने और एक अनाउंसमेंट की थी कि ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म वो लेके आ रही है मैन्युफैक्चर से लेके तो कस्टमर तक जो भी गुड्स बनते हैं उसके पैकेजिंग के ऊपर वो एक ये नया चेंज करने वाली है मैन्युफैक्चरर के लिए कि मैन्युफैक्चरर से जब भी कोई गुड्स निकलता है तो वो कस्टमर तक पहुंचने तक जितने भी उसकी सप्लाई चेन है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो पूरा के पूरा ट्रेसिंग का सिस्टम लगा रही है, ताकि जो जीएसटी में इवेजन हो रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग टैक्स पे करने के लिए उसे एक्सक्लूड कर देते हैं, वो सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस आ रहा है। ये भी बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देगी। अभी जो हमारा बजट है 2025 ये रिलीज होगा 1 February 25 को। तो वी फील कि ये जो सारे नोटिफिकेशन हैं एंड जो सारे चेंजेस है वो इस बजट में जरूर आएंगे। तो इस साल का जो बजट होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही है, आप सभी ने देखा होगा इनकम टैक्स के रेट को लेके कि 15 लाख तक का जो है वो टैक्स गवर्नमेंट एक्सक्लूड करने का सोच रही है, एग्जम्पशंस ला रही है। तो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं, तो इस साल के बजट को बिल्कुल मत मिस करना। जीएसटी के रेट चेंजेस हो गए हैं, मैंने बताया। ईवीज एंड ओल्ड व्हीकल होटल्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने 18 एंड 5% के रिलेटेड एक डिक्लेयर टैरिफ के डेफिनेशन को लेके चेंजेस किए हैं एंड जो होटल्स के टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक डिक्लेरेशन लाया है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि उन्हें कौन से परसेंटेज में जाना है। पॉपकॉर्न के ऊपर चेंजेस कर दिया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो रेट है वो भी चेंज हुए हैं इस 55th काउंसिल में, जो कि अभी से एप्लीकेबल होने वाले हैं। के बाद में गवर्नमेंट ने एक टीडीएस एंड टीसीएस के करेक्शन रिटर्न फाइलिंग को लेके भी एक चेंज लाया था कि जो भी फाइनेंशियल ईयर 7-8 से लेके 18-19 के जो भी रिटर्न्स हैं अगर उसके लिए करेक्शंस की नोटिस आई है तो जो टैक्स पेयर्स है उन्हें अपने जो करेक्शन स्टेटमेंट है, करेक्शन रिटर्न जो है वो 31 मार्च 25 के पहले फाइल करना है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने लिमिटेशंस लेके आए हैं 6 ईयर्स का। मीन्स प्रीवियस 6 ईयर्स के पहले के आप कोई करेक्शन स्टेटमेंट अभी फाइल नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। तो अगर किसी को इस पीरियड की अगर कोई नोटिस आई है तो अभी आपके पास में टाइम है इसे सबमिट करने का 31 मार्च के पहले। उसके बाद में आप प्रीवियस 6 ईयर से ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। अभी जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म होगा, इसके जो आईटीआर की ड्यू डेट होगी वो होगी 31 जुलाई 25। अब ये जो क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर है, क्वार्टर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली सैलराइड के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनीज में बताना होता है कि उनके कितने इन्वेस्टमेंट्स है, कोई डिडक्शंस है, कोई लोन है, उनका टीसीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं। तो ये जो क्वार्टर 4 है ये आपको टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से प्लानिंग करनी है। जैसे कि हमारा जो यूनियन बजट आया था 24 उसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे। तो न्यू रिजिम में मेजॉरिटी चेंज हुआ था, ओल्ड रिजिम में नहीं। तो न्यू रिजिम के हिसाब से अगर आपका इनकम 7 लाख तक है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो क्योंकि उसमें आपको 25,000 की रिबेट मिल सकती है सेक्शन 87A के अंदर। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज कर दिया था 75, पहले वो था 50,000, अभी उसे बढ़ा के 75 किया। ओल्ड में 50 ही है। तो सैलराइड पर्सन को ये बहुत वाइजली चूज करना है कि उन्हें न्यू रिजिम में जाना है या ओल्ड रिजिम में जाना है। फैमिली पेंशन की अगर आपकी इनकम है उसमें भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75 मिलेगा एंड फैमिली पेंशन की डिडक्शन का 25,000 किया, पहले ये जो था 15,000 था। कैपिटल गेन के ऊपर भी बहुत चेंजेस हुए थे, शॉर्ट टर्म के ऊपर 20%, पहले ये 15% था। लॉन्ग टर्म में भी चेंजेस किए हैं 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन फॉर ऑल कैटेगरी। इसमें कोई ऐसा अलग अलग कैटेगरी नहीं किया, पहले 10 थे किसी के ऊपर 20 था, बट अभी उसे 12.5 कर दिया। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एग्जम्पशन है इक्विटी के, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है पहले उसका 1 लाख का डिडक्शन था, अभी उसे बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया। टीसीएस का कंसिडरेशन करेंगे, जैसे कि कोई सैलराइड पर्सन है, मान के चलिए उन्होंने कोई कार परचेस की जो कि मोर देन 10 लाख है, तो उसके ऊपर उनका टीसीएस जो है वो उन्होंने पे किया होगा। तो उस टीसीएस को भी अभी कंसीडर करना है। जब भी उनकी कंपनी उनका टैक्स का कैलकुलेशन करेगी तब उस समय टीसीएस को कंसीडर करेंगे एंड उसके हिसाब से ही उनका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा। तो इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारा ये वीडियो भी चेक कर सकते हो। इसमें भी मैंने बताया कि कैसे रिजिम को आपको सिलेक्ट करना है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं तो इस सभी का आपको ध्यान देना है आपके टैक्स प्लानिंग के साथ में। इसी के साथ साथ अगर आपने किसी शेयर्स को बायबैक किया है तो उसमें भी अभी जो टैक्स है वो शेयर होल्डर्स को लगने वाला है। पहले जो था वो कंपनी पे करती थी, लेकिन अभी शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया, तो वो भी जरूर जाके चेक करना। बिजनेस ओनर्स अगर आप हो, सैलराइड नहीं हो, अगर बिजनेस ओनर्स हो देन आपको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं अगर आप ऑडिट में फॉल करते हो देन ऑल्सो, एंड अगर आप ऑडिट में फॉल नहीं करते हो फिर भी आपको प्रॉपरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है। इस लास्ट क्वार्टर में टैक्स की प्लानिंग करनी है। एंड अगर आपको एडवांस टैक्स पे करना है तो आपके पास में क्वार्टर 4 का जो लास्ट है
15 मार्च, उसके पहले अपना एडवांस टैक्स भी जरूर पे करें ताकि आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ना लगे। आपको देखना है कि आपके सारे एक्सपेंसेस को क्लेम किया है कि नहीं किया है, आपके अगर आपकी सारी इनकम को कंसीडर किया है कि नहीं किया है, आपके रिकंसिलेशन प्रॉपर हो जानी चाहिए, टीडीएस हो गए, जीएसटी हो गए या अदर कोई कंप्लायंसेस है, तो वो सारा आपको इस Q4 में प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ना एक और पॉइंट है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेल्स, इसमें भी चेंज किया था 24 के बजट में। क्यों मैं ये पॉइंट इसमें क्यों कवर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ना हमारे भी ऐसे क्लाइंट्स है कि जो बिजनेस ओनर्स है एंड वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो इसमें ना एक अमेंडमेंट किया था कि पहले भी चलिए कि कोई 80 लाख की प्रॉपर्टी है, अब उसके ना 2 बायर है, एक है ए एंड बी। ए ने 40 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, बी ने 40 लाख का। अब जो टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेल्स वो सेक्शन क्या बोलता है कि अगर एक्सीडिंग 50 लाख होगी तो 1% का जो है वो टीडीएस डिडक्ट करना है जो भी बायर है उन्हें। तो ये बायर क्या करते थे कि इंडिविजुअल लिमिट देखते थे कि 40 तो हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस बजट में उसको क्लैरिफाई कर देता कि आपको जो है वो कंसोलिडेटेड करना है या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है 1% का एंड उसे पे करना है। तो इसका भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपका फिनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई प्रॉपर्टी 24-25 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो आपके जो बायर्स है उन्होंने टीडीएस पे किया होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। ये सारे जो चेंजेस है, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है, इसी के साथ साथ ना टीडीएस के रेट भी चेंज हो गए हैं। तो ये Q4 लास्ट है, तो आई थिंक Q3 एंड Q4 में जो टीडीएस के रेट है वो अलग है, Q1 Q2 में अलग है। उसके लिए भी जो वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाला है टीडीएस रेट चेंजेस का, उसे भी ज़रूर एक बार देख लेना। उसी के साथ साथ न्यू फिनेंशियल ईयर से भी टीडीएस के काफ़ी सारे रेट जो है वो चेंजेस होने वाले टाइमली, उसका भी हम ज़रूर एक वीडियो आपके लिए डाल देंगे। ये जो चेंजेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एप्लीकेबल है 1 जनवरी से ही। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।